Hello students, I welcome you online classes. Myself Sonu Sharma, teacher of English. Now today I am going to teach you figures of speech. As you know that figure of speech is the most important part in our poetry. हमारी जो पोएम्स होती हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। तो अब हम अपनी लिटरेचर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो लिटरेचर स्टार्ट करने में मैं सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट स्लाइड की 10 पोएम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उनको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच बताना चाहूँगी, जो हर पोएम में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। देखो, जैसे अलंकार, अलंकारित करना, किसी को सजाना। तो जो हमारे पोएटिक डिवाइस होते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो हमारी पोएम को अट्रैक्टिव बनाती हैं, उसको सजाती हैं। ठीक है, देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज पोएटिक डिवाइस, इसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं अलंकार। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट जो हम वही सीखेंगे जो हमारे 10th के सिलेबस में है। क्लियर? तो हम सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिमिली। तो बेटा, सिमिली जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, हिंदी में आपने अलंकार तो पढ़े ही हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिली। मैं साथ के साथ हिंदी आपको इसलिए लिख के यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि बच्चे जब इनको हिंदी में पढ़ते हैं फिर उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वो उनको अच्छे से आ जाता है, वो चीज़ उनको और भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, सिमिली सबसे पहले उपमा अलंकार। ठीक है, क्या होती है वो? इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। यानी कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में क्या होना? कंपैरिजन होना, उपमा करना, कंपेयर करना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ की हेल्प से समझाया है कि पर्सन को कंपेयर करते हैं हम थिंग से, पर्सन को हम कंपेयर कर सकते हैं बर्ड से, पर्सन को हम कंपेयर कर सकते हैं एनिमल से। ठीक है, तो एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी वस्तु से हो रहा हो, किसी पक्षी से, किसी पशु से, किसी भी एनीबॉडी, कुछ भी ऐसी चीज़, ठीक है, उसका कंपैरिजन किसी पर्सन से हो। अच्छा, उसकी कुछ खास पहचान होती हैं। वो पहचान देखिए, उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, लाइक, एज, सो, एज, सच एज, एज। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका जो यूज़ किया जाता है, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, दिस इज़ सिमिली। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, लता मंगेशकर सिंग्स लाइक नाइटिंगेल। ठीक है, तो नाइटिंगेल यहाँ पर क्या है? व्हाट इज नाइटिंगेल? नाइटिंगेल यहाँ एक बर्ड है। ठीक है, और लाइक, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ वर्ड्स होंगे, तो यहाँ लाइक भी गिवन है। तो लता मंगेशकर जो है वो गाती हैं, नाइटिंगेल जो पक्षी है उसके जैसा गाती हैं। ठीक है, तो लता मंगेशकर की कंपैरिजन किससे हुई है? नाइटिंगेल से हुई है। तो इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दिस इज सिमिली। ठीक है, उसके बाद है ही इज़ एज सॉफ्ट एज क्यूक्यूम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एज, फिर बीच में जो भी वर्ड आना है वो, और फिर एज, तो वही चीज़ यहाँ गिवन है। एज 2 टाइम्स है, बीच में हमारा वर्ड गिवन है, तो इट मीन्स ये क्या है? दिस इज आल्सो, क्या है ये? दिस इज आल्सो सिमिली, ये भी सिमिली है। देखो, क्यूक्यूम्बर यहाँ एक थिंग है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? खीरा जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये खीरे की तरह कंपेयर किया ना, ये खीरे की तरह मुलायम है, उसको, ही को खीरे से कंपेयर किया है। आई होप कि आपको सिमिली समझ में आई होगी। सिमिली वो होती है जहाँ हम किसी पर्सन की, किसी थिंग, बर्ड, एनिमल, वेजिटेबल, फ्रूट, किसी भी चीज़ के साथ हम उसका कंपेयर करते हैं। उसमें इस प्रकार के वर्ड आते हैं, लाइक, एज, सो एज, सच एज, एज। ठीक, तो उसके बाद देखिए, सेकंड है हमारा मेटाफर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार को हम ये भी कह सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली, यानी सिमिली का छोटा भाग।
कंडेंस करना किसी को छोटा करना, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली, और मेटाफर को हिंदी में कहते हैं हम रूपक अलंकार। अब देखिए ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर राइट थिंग्स विद कंपैरिजन, कंपैरिजन के साथ चीज़ों को लिखना। एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन वी सी बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम देखते हैं। बी फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या होती है, वर्ब की बी फॉर्म बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनका जो है प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। अब कैसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसमें तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया कंपेयर करने के लिए लाइक, कि वह उसके जैसा लगता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कंपैरिजन होती है लेकिन जैसा नहीं लगता है, बस हम जो जैसा है उसको वैसा ही रखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल भी हो गया और शिप ऑफ द डेजर्ट भी हो गया, हमने उसको रेगिस्तान का जहाज बना दिया। हमने ये तो नहीं कहा ना कि कैमल जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है, लाइक एज शिप ऑफ डेजर्ट, नहीं ना, हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया। तो जहाँ हम लाइक उसके जैसा शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ हम कंपैरिजन में क्या लगाएंगे, सिमिली का यूज़ करेंगे। और जहाँ हम बी फॉर्म यानी इज़, आर और एम, है ना, वॉज, वर, जैसे उसका यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए, वहाँ हम मेटाफर का, रूपक अलंकार का प्रयोग करेंगे। जैसे माई टीचर इज़ एन एंजल, अब हमने हमारे टीचर को किसके जैसा बताया, एंजल जैसा बताया, लेकिन ये नहीं कहा लाइक एज एंजल, नहीं कहा ना, हमने सीधा कहा माई टीचर इज़ एन एंजल। यू आर नाइटिंगेल, तुम नाइटिंगेल हो, अब तुम नाइटिंगेल जैसी हो, ये तो नहीं कहा ना, हमने सीधा उसको क्या कहा कि तुम नाइटिंगेल हो। तो इस प्रकार के जो शब्द हों, सेंटेंसेस होंगे, वो किसके अंदर आते हैं, वो मेटाफर के अंदर आते हैं। मेटाफर हम उनको बोलते हैं और हिंदी में उन्हें कहा जाता है रूपक अलंकार। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे। उसके बाद देखिए थर्ड है हमारा एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या होता है ये, when first letter of any word repeated and having the same first consonant sound, जब किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, उनकी जो साउंड होती है वो सेम होती है, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, उससे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे लिटल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो लिटल का एल जो है, लक्ष्मण का एल, लाइक्स का एल और लीची का एल सब में सेम है, यानी एल का यूज़ हमने कितनी बार किया है, 4 टाइम्स किया है। और इसमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज़ आ रही है ल, लिटल, ल की आवाज़ आ रही है ना सब में, लक्ष्मण ल, लाइक्स ल, लीची ल, है ना, तो सभी में एल 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 यानी ल ल ल, एक कॉन्सोनेंट आवाज़ हमारे को सुनाई दे रही है। जैसे शीप शुड स्लीप इन ए शेड, शीप में एस, शुड में एस, स्लीप में एस, शेड में एस, है ना, तो श, श, स, सबकी वही साउंड आ रही है ना, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। फिर किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, अब प्लेइंग में नहीं है लेकिन 3 टाइम्स तो है ना, किरण का क, किड्स का क, कैप्ट का क, सेम साउंड कॉन्सोनेंट की है। तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सेम है और उसकी कॉन्सोनेंट वॉइस जो है वो सेम आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है रेपिटिशन, रेपिटिशन यानी पुनरावृत्ति, हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं। देखो एलिट्रेशन और रेपिटेशन में एक चीज़ जो है वो अलग होती है, बस इसमें क्या होता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो हम रिपीट करते हैं। इसमें क्या है, एक तो इट इज़ यूज टू क्रिएट राइम, ये किसी चीज़ की रिदम को, यानी जो हम पोएम बोल रहे हैं उसकी रिदम को मेंटेन रखता है। व्हेन एनी वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज रिपीटेड इन लाइन, जब कोई भी शब्द उस लाइन में बार बार रिपीट होता है। पहले हमने किया था, क्या हो रहा था, अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा था, एक एक अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा था। उसके बाद हमने किया है कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो, वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज ऑफ सक्सेस,
काम काम काम, यही सफलता की है, चाबी है। तो देखो वर्क 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 की 3 टाइम्स जो है ये रिपीट हुआ, तो दैट इज रेपिटेशन। फिर हमने कहा है व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज रिपीटेड इन लाइन, जब किसी लाइन में शब्दों का समूह जो है वो रिपीट होता है। जैसे इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचेंगे यू कैन डू इट, तो आप उसको करेंगे यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन डू इट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यू कैन डू इट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये भी किसके अंदर आता है? रेपिटेशन के अंदर आता है। यानी कि वर्ड्स का रिपीट होना और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रिपीट होना, ये भी पुनरावृत्ति के अंदर आता है, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आपको क्लियर नहीं होता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो को दोबारा आपके लिए और अच्छे से समझाकर आपके पास भेजूँगी, या आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। जो डाउट है तो मैं उस डाउट को आपको फ़ोन पर ही और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। क्लियर? उसके बाद देखिए एजोनेंस। एजोनेंस जिसको हम बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार। अब ये क्या होते हैं? रिपीट द सेम वॉवल। वॉवल कौन से होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड तो अलग होती है, कॉन्सोनेंट यानी जिसके स्टार्टिंग के व्यंजन जो होते हैं वो अलग हैं। देखो इसमें जे है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें एच है, इसमें टी है, लेकिन उसमें जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट तो होती है, लेकिन साथ में किसके क्या होते हैं? नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है? वॉवल होता है। जैसे जेरी वेंट हेयर एंड देयर नाउ वेयर। तो अब इसमें हम बोल रहे हैं जेरी, एक ही आवाज़ आ रही है, वेंट एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही साउंड आ रही है ना, हेयर एक ही आ रही है, देयर एक ही साउंड आ रही है। तो सभी में जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और वॉवल्स का यूज़ किया गया है। देखो जेरी वेंट हेयर देयर किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं एजोनेंस, स्वर साम्य अलंकार। फिर देखिए बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब देखो बियर, नियर, फियर, तीनों में साउंड क्लियर होने ई की, बियर, नियर, फियर हो रही है ना क्लियर, और सब में क्या है? वॉवल्स, ई ई ई, सेम वॉवल साउंड है। हाउ इज योर काउ नाउ। अब इसमें हाउ ओ की साउंड आ रही है, काउ ओ की साउंड आ रही है, नाउ ओ की साउंड आ रही है ना। तो देखो इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं वो देखिए, इसमें एच है, इसमें सी है, इसमें एन है, वो डिफरेंट है, अलग है ना, कॉन्सोनेंट साउंड इनकी अलग है, बट इसमें जो वोवल है वो सेम है सभी में। जैसे इसमें ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें भी ई ई ई ई। तो आई एम सेइंग, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जब हम उसको साउंड करेंगे, ठीक है, आप इसको दोबारा समझिए, हम उसको स्टार्ट करेंगे डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से। जे री वेंट, तो इसमें जेरी एक ही साउंड तो आ रही है, लेकिन इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो जय बना, इसमें वे बना, लेकिन एक ही साउंड आएगी वे, है ना। हेयर, इसमें एच है बना, लेकिन एक ही साउंड आ रही है हे, हेयर। इसमें दे, एक ही साउंड आ रही है देयर, और सभी में क्या मेंशन है? वोवल मेंशन है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी बहुत सी पोएम्स में हमें आके पढ़ने को मिलेगा, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, नॉन लिविंग थिंग का, एनिमल का, बर्ड का जो है, हम उसको ट्रेस करते हैं, हम उसकी क्वालिटी शो करते हैं एक पर्सन के साथ। व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन ह्यूमन टर्म्स, हम उसको मानवीय तरीके से सुशोभित करते हैं। वी पुट द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन इन नॉन लिविंग। किसी भी एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक मनुष्य की क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं, उस एक मनुष्य की, एक पर्सन की क्वालिटी को उसमें शो करते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल समझेंगे, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड,
अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर्स, तो मौके आकर तुम्हारे दरवाजे खटखटाएंगे। तो क्या कभी मौका आके दरवाज़ा खटखटाता है? कोई इंसान थोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने इसको क्या किया, हमने पर्सोनिफाई कर दिया, हमने इसको एक मनुष्य का आकार दे दिया कि ये दरवाज़ा खटखटाए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। और देख लीजिए एग्जांपल्स आपके। नेक्स्ट इज ए क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स। एक घड़ी के 3 हाथ होते हैं। क्या घड़ी के 3 हाथ होते हैं? नहीं होते ना, उसकी 3 सुइयाँ होती हैं। बट हमने उसको किस में, क्लॉक को हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया कि घड़ी के 3 हाथ होते हैं। इसको हमने एक इंसान की तरह इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, तो पर्सोनिफाई कर दिया। द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स। अब देखो सन स्माइल्ड, सूरज मुस्कुराता है कभी? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। मून स्माइल्ड, सन स्माइल्ड, इस प्रकार जो सेंटेंसेस होंगे वो भी किस में आएंगे, पर्सोनिफिकेशन में आएंगे, मानवीकरण करना। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद, यानी किसी चीज़ को सिंबलाइज करना, कोई वस्तु किसी चीज़ का प्रतीक होना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर सम डीपर मीनिंग, जब किसी वस्तु का गहरा अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आवर फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, हमारा झंडा हमारे देश का चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है, तो इसका एक गहरा अर्थ है, देश का झंडा होना, देश का प्रतीक होना, है ना। द हार्ट इज़ ए सिंबल ऑफ लव, जो दिल है वो किसका संकेत है, किसका चिन्ह है, वो चिन्ह है प्यार का। एंड हैप्पीनेस, और खुशी का, टू लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों के लिए। तो ये होता है सिंबोलिज्म, ठीक है। ये अब देखिए बेटा, ये तो थी हमारी फिगर ऑफ स्पीच। अब मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ इसमें, दैट इज़ राइमिंग स्कीम। देखो आपने राइमिंग स्कीम जो है ये एक पोएम में इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है, हमारे 10th के सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसको, क्या होती है राइमिंग स्कीम, कैसे करते हैं, उसको करने के लिए मैंने एक पैसेज लिया है पोएम का। हमारी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका मैंने एक पैसेज लिया है। उस पैसेज की हेल्प से मैं आपको ये राइमिंग स्कीम समझाऊंगी। देखिए, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब देखिए बेटा, दैट इज़ क्रो एंड दैट इज़ स्नो, दोनों की साउंड जो है सेम आ रही है। मी, ट्री, इनकी साउंड सेम आ रही है, तो हम इनको नेमिंग देते हैं। एंड द नेमिंग इज़, जो क्रो है इसकी, यानी कोई भी पोएम होगी उसका लास्ट जो वर्ड होगा वो हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा उसको हमें देखना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या राइमिंग स्कीम बनती है। अब जैसे देखिए क्रो, तो क्रो के लिए हमने मेंशन किया यहाँ पर ए। मी, क्या क्रो और मी सेम है? नहीं है ना, इसके लिए हमने यूज़ किया बी। क्रो और स्नो, इन दोनों का पेयर सेम है, तो जो नाम हमने क्रो को ए नाम दिया है तो यहाँ हम स्नो को भी क्या नाम देंगे, ए। मी और ट्री, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो जो हमने इसकी नेमिंग की है हम इसकी भी नेमिंग क्या लिखेंगे, बी। तो इस हिसाब से इस पैसेज की हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए बी हो, कई बार ऐसा होता है ए बी सी बी ऐसे भी आ जाता है, ए बी भी आ जाता है, ए बी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ पोएम की स्थिति के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ राइमिंग स्कीम। क्लियर। अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, बेटा आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपने डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विदाउट क्लियरेंस, जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम उस चीज़ को आगे नहीं कर पाएंगे। आई थिंक कि आपने ये 9th में भी किए होंगे, क्योंकि 9th से ही हम ये पोएटिक डिवाइसेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने नहीं भी किए हैं 9th में ये, तो कोई बात नहीं, हम जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो वो हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। आप इन चीज़ों को 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड देन आप इसके लिए करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब मैं पोएम कराऊंगी तो मैं इन्हीं पोएटिक डिवाइसेस को साथ के साथ रिवाइज़ करवाऊंगी। हर पोएम के साथ मैं आपको बताऊंगी कि देखिए इस पोएम में, इस लाइन में ये पोएटिक डिवाइस दिया हुआ है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप अपने घर पे अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी।
Thank you.